तो आज का आपका टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स। आज के इस लेक्चर में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटी मलेरियल ड्रग्स इस तरह की ड्रग्स होती है जो कि मलेरिया को सही करे। नाम से पता लग रहा। अब ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, इनको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि मलेरिया होता क्या है, मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कि ये जो प्लाज्मोडियम है, मतलब कि जो मलेरिया का कारण है, वो किस तरह से ग्रो करता है हमारी बॉडी में और किस तरह से मलेरिया जो है फैलता है हमारी बॉडी में और आगे दूसरों में भी। तो मलेरिया को डिटेल स्टडी करेंगे। मलेरिया होता क्या है, मलेरिया होने के कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, मलेरिया अगर बहुत फैल चुका तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है कंप्लीट, वो सब कुछ देखने वाले हैं। फिर ऐसी दवाइयाँ पढ़ेंगे, ऐसे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जो कि इस मलेरिया को सही कर दे। तो ये जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे, तो इन ड्रग्स का हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कि किस तरह से ये ड्रग्स जो हैं मलेरिया को सही करते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक आपको फार्माकोलॉजी में भी दे रखा है। तो इस ड्रग का, जो भी ड्रग मलेरिया को सही कर रहे हैं, इस ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक भी हम देखेंगे। मतलब ये ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीट कैसे होता है हमारी बॉडी में, साथ ही साथ इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी देखने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। आज का आपका टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग, जहां पर पहले तो पूरा मलेरिया पढ़ेंगे, उसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है और उसको किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। फिर जो आपके पास ड्रग्स है, वो ड्रग्स किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके मलेरिया को सही करती है। ठीक है। जैसे आपका क्लोरोक्विन हो गया, पेमाक्विन हो गया, तो ये किस तरह से सही करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है एंटी मलेरियल, ये काफ़ी सिलेबस में मेंशन है, मेडिकल के काफ़ी सिलेबस में ये मेंशन है। जैसे कि आपका बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, कई सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो बात करूँ अगर एंटी मलेरियल की, तो बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है आपका एंटी मलेरियल, जहाँ पर आपको इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया भी पूछा है। मतलब मलेरिया के बारे में सारी चीज़ें देखने वाले हैं, कोज से लेकर सब कुछ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है एंटी मलेरियल ड्रग्स का। वहाँ पर आपको पूछा है एसएआर, किसका एसएआर, क्विनोलिन्स का एसएआर। तो आज के इस लेक्चर में क्विनोलिन्स का एसएआर भी देखने वाले हैं और यहाँ पर आपको 2 सिंथेसिस भी दे रखी है, एक है क्लोरोक्विन की, एक है पेमाक्विन की। तो दोनों की सिंथेसिस, साथ ही साथ दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे बाइगोनाइट्स का। ये सब क्लासिफिकेशन है एंटी मलेरियल ड्रग्स के। और ड्रग का मैंने आपको बोला था, जो भी दवाई आप दे रहे हो, जो भी आप ड्रग्स दे रहे हो, उनका फार्माकोकाइनेटिक भी पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक आपको बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 3 में भी मेंशन है एंटी मलेरियल। तो यहाँ पर ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक भी लिखना होता है। ड्रग एब्जॉर्ब कैसे हो रही, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर हो रही, मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होती है, एक्सक्रीट आउट कैसे होती है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या यूजेज है, सब कुछ, डोज वगैरह सब कुछ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मलेरिया को समझते हैं, एंटी मलेरियल समझते हैं, एसएआर देखते हैं, सिंथेसिस देखते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें पढ़ना है एंटी मलेरियल ड्रग और एंटी मलेरियल ड्रग को पढ़ने से पहले हमें मलेरिया का आइडिया होना चाहिए क्योंकि हम जो दवाई पढ़ने वाले हैं, हम जो ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, वो मलेरिया को सही करेगी। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया में होता क्या है, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम क्या हैं, मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। तब जाकर हम ड्रग को डिसाइड करेंगे कि कौन सी ड्रग दें और किस तरह से वो सही करेगी। तो सबसे पहले बात करता हूँ मलेरिया की। तो मलेरिया को आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रोमन फीवर। अब इसको रोमन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोमन टाइम से चला आ रहा है। काफ़ी कम लोगों को पता होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मलेरिया इज ऑल्सो नोन एज रोमन फीवर और रोमन फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोमन टाइम से चला आ रहा है। आइए देखते हैं मलेरिया फैलता कैसे है और मलेरिया होता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ,
मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, मेरा ज़िंदगी अच्छी चल रही है। ये आ गया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। क्या नाम है इसका? फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। और ये बड़ा खतरनाक मच्छर है और ये मच्छर के बाइट करने से मुझे मलेरिया हो जाता है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जब ये मच्छर मुझे बाइट करेगा तो मुझे मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मच्छर का नाम क्या है? एनाफिलिस मॉस्किटो। और कौन सा मच्छर होता है? फीमेल मच्छर होता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर फीमेल एनाफिल मॉस्किटो ही क्यों ब्लड को सक करती है, क्यों हमें बाइट करती है, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं बाइट करते ज्यादातर आम तौर पे? तो मेल मॉस्किटो इसलिए बाइट नहीं करते क्योंकि उन्हें कोई भी रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं चलानी होती। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल मॉस्किटो की, तो फीमेल मॉस्किटो हमारे ब्लड पे डिपेंड होती है क्योंकि ब्लड में उसको सभी तरह के न्यूट्रिशन, विटामिन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये अपनी जो साइकिल होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसको बहुत अच्छे से चला सकती है। दैट्स वाई फीमेल मॉस्किटो जो है बाइट करती है ह्यूमन बॉडी को। और जब ये बाइट करेगी तो हमारा ब्लड लेकर जाएगी, और ब्लड लेकर जाएगी फीमेल मॉस्किटो, तो ये जो है अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंटिन्यू करेगी। तो मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा, ये साइंस कह रही है कि महिला खून चूसती है, महिला मच्छर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो फीमेल एनाफिल मॉस्किटो है, इसे मैं बोलूँगा पैरासाइट। अब मैं इसे पैरासाइट क्यों बोलूँगा? क्योंकि पैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट सेल पे डिपेंड रहते हैं, होस्ट की बॉडी पे डिपेंड रहते हैं और होस्ट में से ब्लड को सक करते हैं। यहाँ पर ये फीमेल एनाफिल मॉस्किटो क्या कर रहा है? ये ब्लड को सक कर रहा है होस्ट के सेल में से, होस्ट की बॉडी में से। दैट्स वाई ये पैरासाइट है और इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। तो ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? इस पैरासाइट को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वो होता है जो कि होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपनी ग्रोथ करता है, अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो इस तरह से फीमेल एनाफिल मॉस्किटो जो है मलेरिया करती है। नॉर्मल बंदा था, नॉर्मल बंदे को किसने बाइट किया? फीमेल एनाफिल मॉस्किटो ने। तो जब ये बाइट करता है तो मलेरिया होता है। यहाँ तक तो आप सभी को पता लग गया, पर कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा सीन हम देखने वाले हैं कि एक मच्छर के काटने से हमें मलेरिया कैसे हो जाता है, आखिर कैसे। तो देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी स्किन है जिसको मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज माई स्किन। ये मच्छर आ गया, देखो रेड कलर से, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। ये आया, इसने बाइट किया। बाइट करने के दौरान क्या होता है? ये मेरे ब्लड को लेकर जा रहा है, मेरा ब्लड रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे ब्लड को लेकर जा रहा है, ये मच्छर मेरे ब्लड को लेकर जा रहा है। और जब मच्छर मुझे बाइट करेगा तो उसका सलाइवा मेरे ब्लड में आ जाएगा। सपोज ये जो सलाइवा है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ये मेरे ब्लड में आ गया। ये क्या है? मच्छर का सलाइवा, वी कैन से मॉस्किटो सलाइवा है ये। तो जब ये सलाइवा मेरे ब्लड में आ जाता है तो ये सलाइवा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए, देखो ये जो सलाइवा, मॉस्किटो का सलाइवा है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए मेरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ध्यान से सुनो, मच्छर आया, मुझे बाइट करा, मुझे बाइट करने के बाद वो खून तो लेकर गया पर उसका सलाइवा मेरे ब्लड में छोड़कर गया। तो जब वो सलाइवा मेरे ब्लड में आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन के होते हुए वो चले जाता है लीवर में। लीवर में जाने के बाद वो ग्रो करता है, अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट करता है, फिर वो जाता है आरबीसी में, आरबीसी में भी वो ग्रो करता है, अलग अलग स्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें ये कन्वर्ट होता है। साथ में हमें ये भी देखना है कि ये जो लीवर है ये किस तरह से डैमेज हो रहा है, आरबीसी किस तरह से रप्चर हो रही है और किस तरह से मलेरिया हमारी बॉडी में फैल रहा है। तो चलिए देखते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा खड़ा था, उसको आके मच्छर ने बाइट किया। मच्छर ने जब बाइट किया तो वो खून तो लेकर गया पर अपना सलाइवा छोड़ के गया इसके ब्लड में। तो ब्लड में आ गया सलाइवा और सलाइवा में होता है स्पोरोजोइट। ये है आपका फीमेल एनाफिल मॉस्किटो। जब इसने आपको बाइट करा तो इसने आपके ब्लड में सलाइवा छोड़ दिया और सलाइवा में है आपका स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट फर्दर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये पहुंच गया है आपके लीवर की सेल में। जो आपकी लीवर की सेल होती है उसको कहते हैं हेपेटोसाइट। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड के थ्रू होते हुए ये जो आपका स्पोरोजोइट है ये पहुंच चुका है अब लीवर में। लीवर की सेल को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट कहते हैं। तो लीवर की सेल में ये ग्रो करेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। आई रिपीट, ये जो आपका स्पोरोजोइट है ये हेपेटोसाइट में पहुंच चुका है। यहाँ पर ये माइटोटिक रेप्लिकेशन करेगा और बनाएगा शीजोंट। क्या बनाएगा? शीजोंट।
और उसके बाद जब ये लीवर की सेल फटने वाली होगी, रप्चर होगी, तो यहाँ से शीजोंट नहीं निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा उसको बोलते हैं मीरोजोइट। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहाँ पर स्पोरोजोइट आया। स्पोरोजोइट कैसे आया? सलाइवा के थ्रू आया, मच्छर के सलाइवा के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में स्पोरोजोइट आया। वो स्पोरोजोइट लीवर के पास गया, लीवर में वो कन्वर्ट हुआ शीजोंट में। कैसे कन्वर्ट हुआ? उसका हुआ माइटोटिक रेप्लिकेशन। माइटोटिक रेप्लिकेशन होने से शीजोंट बना, शीजोंट जो है रप्चर होके बाहर आया तो उसको बोलेंगे मीरोजोइट। मतलब अब आपकी लीवर की सेल जो है फट चुकी है, खराब हो चुकी है, आपकी हेपेटोसाइट जो है खराब हो चुकी है। तो इस तरह से लीवर की सेल खराब होती है। अभी जो बाहर निकला है वो है मीरोजोइट, और ये जो मीरोजोइट होता है ये फर्दर ब्लड के थ्रू होते हुए आपके आरबीसी में एंटर करेगा। आरबीसी में क्या एंटर कर रहा है? मीरोजोइट एंटर कर रहा है। जब ये आरबीसी में एंटर करेगा तो ये वापस लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा, वापस शीजोइंट बनाएगा और वापस इसका मीरोजोइट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीरोजोइट जो था लीवर की सेल से रिलीज हुआ, आरबीसी में गया, ये मीरोजोइट वापस शीजोइंट में कन्वर्ट हुआ, वापस मीरोजोइट में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये आरबीसी को रप्चर करके निकल गया। जैसे ये लीवर की सेल को रप्चर करके निकल गया था, वैसे ही ये आरबीसी की सेल को रप्चर करके निकल गया। और जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, यहाँ से रिलीज होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन, ठीक है। और ये हीमोजोइन रिलीज होने की वजह से आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि ठंड लग के बुखार आ रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये जो मीरोजोइट रिलीज हुए हैं, ये मीरोजोइट जो है आरबीसी में ट्रांसफर हो जाते हैं, वहाँ शीजोइंट बनाते हैं, वापस मीरोजोइट बनता है, फिर आरबीसी फटती है और ये रिलीज हो जाते हैं। तो ये रिलीज हुए, फिर ये दूसरी आरबीसी को शिकार बनाएंगे। तो ऐसे चलता रहता है और आरबीसी आपकी टूटती जाती है, टूटती जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब जब ये आरबीसी रप्चर होती है तो आरबीसी रप्चर होने के साथ एक रिलीज होता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, और इस हीमोजोइन के रिलीज होने की वजह से आपको ठंड लगती है, चिल होता है, CHILLS, चिल्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक नॉर्मल बंदा खड़ा था, उस बंदे को बाइट किया फीमेल एनाफिल मॉस्किटो ने, स्पोरोजोइट आया सलाइवा के थ्रू, लीवर में गया, लीवर की सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट, वहाँ पे माइटोटिक रेप्लिकेशन हुआ स्पोरोजोइट का, जिससे बना शीजोइंट। रप्चर होने के बाद हेपेटोसाइट से निकला वो होता है मीरोजोइट। मीरोजोइट गया आरबीसी में, आरबीसी को खराब किया, वहाँ पे भी शीजोइंट बना, वापस मीरोजोइट बना, वहाँ से आरबीसी रप्चर हुई, मीरोजोइट रिलीज हुआ, और ये मीरोजोइट वापस अब अगली आरबीसी को अफेक्ट करने चला। ठीक है, अब इसी दौरान इसे हम कह रहे हैं मलेरिया, इस पेशेंट को हो चुका है मलेरिया। ठीक है, ये जो पेशेंट है इसको हो चुका है मलेरिया, इसकी बॉडी में क्या है? मीरोजोइट ही मीरोजोइट है। अब इसी दौरान अगर कोई नॉर्मल मच्छर इसको बाइट कर लेता है तो उस नॉर्मल मच्छर के सलाइवा में, उस नॉर्मल मच्छर के गट में क्या चला जाएगा? मीरोजोइट चला जाएगा। मान लीजिए नॉर्मल मच्छर था, ये मलेरिया नहीं करता था, पर इसने उस बंदे को काट लिया, उस बंदे का खून ले लिया जिसको पहले से मलेरिया है, तो ये मच्छर भी अब मलेरिया वाला बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो, ये जो मलेरिया वाला आदमी था इसकी बॉडी में क्या है? मीरोजोइट मीरोजोइट मीरोजोइट। जब ये जो मॉस्किटो है नॉर्मल, ये इसको बाइट करेगा ना, तो इस नॉर्मल मॉस्किटो के अंदर भी क्या आ जाएगा? मीरोजोइट आ जाएगा। ये जो नॉर्मल मॉस्किटो था, एनएम का मतलब नॉर्मल मॉस्किटो, जब इसने मलेरिया वाले बंदे को बाइट किया तो इसके अंदर क्या आ चुका है? इस नॉर्मल मॉस्किटो के अंदर मीरोजोइट आ चुका है। तो अगर नॉर्मल मॉस्किटो के अंदर मीरोजोइट आ जाएगा तो वो मॉस्किटो भी अब कैसा हो जाएगा? मलेरिया वाला हो जाएगा। देखो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये मॉस्किटो था, नॉर्मल मॉस्किटो, इसके अंदर क्या आ चुका है? मीरोजोइट आ चुका है, मतलब कि गैमेट्स आ चुके हैं। अब अगर ये गैमेट आए हैं तो ये मच्छर ने क्या करा था? बेचारे उस इंसान का खून पिया था जिसको मलेरिया था, तो मच्छर ने ब्लड सक किया था, वो ब्लड कहाँ गया? इसके गट में गया, मच्छर के गट में चला गया। कहाँ पे गया? गट में चला गया। क्या गया? इंसान का ब्लड मच्छर के गट में चला गया, पर इस इंसान के ब्लड में मीरोजोइट था, वो भी मच्छर के गट में चला गया। वहाँ पर फर्दर जो है साइकिल चलती है, मियोसिस वगैरह होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि देखो गैमेट्स है, मेल फीमेल गैमेट्स है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद oocyst का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर हो रहा है? ये सब मच्छर की गट में हो रहा है। जब oocyst का फॉर्मेशन होगा ना, तो ये oocyst जो है गट को फाड़ते हुए, गट को ब्रस्ट करके बाहर निकल जाता है और मच्छर के सलाइवा में आ जाता है। तो अब ये जो नॉर्मल मच्छर था, अब उसके सलाइवा में क्या आ चुका है? स्पोरोजोइट आ चुका है, मतलब अब वो भी मलेरिया कोज कर सकता है। तो इस तरह से मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल चलती है, किस तरह से इन्फेक्शन होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वापस, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इस तरह से ये साइकिल पूरी कंटिन्यू चलती रहती है और मलेरिया होता रहता है और फैलता रहता है।
अब यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है मलेरिया का इंट्रोडक्शन कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया किस तरह की बीमारी है, मलेरिया को हम रोमन फीवर कहते हैं। मलेरिया के अंदर क्या होता है वो देखो, ये आपकी नॉर्मल रेड ब्लड सेल है जिसकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, मतलब ये आरबीसी जो है 120 दिन तक जिंदा रहनी चाहिए थी। पर अगर आपकी आरबीसी के ऊपर अटैक हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने बोला ना स्पोरोजोइड के बाद मेरोजोइड बने, शीजोइड बने, तो उनका अटैक हो गया, तो आरबीसी जो है खराब हो जाती है, रप्चर हो जाती है, इसको हम बोल रहे हैं इन्फेक्टेड आरबीसी। तो इसका लाइफ स्पेन भी कम हो जाता है और ये खराब हो जाती है, तो आरबीसी की कमी होने से हीमोग्लोबिन की भी कमी हो गई, बहुत तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल जिंदगी, ये है मलेरिया वाली जिंदगी। अब देखो यहाँ पर मलेरिया के कारण लिखे हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं मलेरिया का कौन है कारण, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, ये जो मच्छर है इसकी वजह से हो रहा है। पर और भी कई कारण हैं, जैसे ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है जिसको पहले से मलेरिया था, इसको पहले से मलेरिया है। अब यहाँ पर एक दूसरा पर्सन खड़ा है जिसको मलेरिया नहीं है, ये आम आदमी है, नॉर्मल है, ये एन का मतलब नॉर्मल। अब मैंने कोई सिरिंज लगाई इसके, ठीक है, जब मैंने इसको सिरिंज लगाई, अगर उसी सिरिंज को मैंने इसको भी लगा दी तो सिरिंज में क्या आ जाएंगे, मेरोजोइड्स आ जाएंगे, शीजोइड्स वगैरह आ जाएंगे, और वो जो है ट्रांसफर हो जाएंगे इस नॉर्मल बंदे के, उस नॉर्मल बंदे को भी मलेरिया हो जाएगा। तो बाय शेयर एंड इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंजेस, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, मान लो मुझे लीवर को ट्रांसप्लांट करना है, ये जो है बंदा है इसको मलेरिया हो रखा है, और अगर इसका लीवर में इस बंदे में ट्रांसफर करूंगा तो ये मलेरिया भी ट्रांसफर हो जाएगा। मलेरिया जानलेवा होता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी, अगर आपने ट्रांसफ्यूजन के टाइम ध्यान नहीं रखा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी मलेरिया जो है ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ मदर से बेबी में, जो बेबी ग्रो कर रहा है यूट्रस में प्लेसेंटा के थ्रू, जो है मदर से बेबी में भी चांसेस होते हैं मलेरिया के फैलने के। तो मलेरिया कई तरह से फैल सकता है, मलेरिया के कई कारण होते हैं। फीमेल एनाफिल मॉस्किटो सबसे मेजर कारण है, और भी है जैसे इन्फेक्टेड सिरिंजेस हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ट्रांसफ्यूजन हो गया, मदर टू बेबी हो गया, माँ से बच्चे में हो गया। तो ये सारे कारण हैं मलेरिया होने के, और ये मलेरिया का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। फिर मैंने आपको यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया मेंशन करे हुए हैं। देखो मलेरिया कब आपको होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अगर मुझे मच्छर ने बाइट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हैंड टू हैंड मलेरिया हो जाएगा, मुझे 7 से 18 दिन लग जाते हैं सिम्टम आने में, क्योंकि वो मलेरिया स्पोरोजोइड छोड़ के जाएगा, फिर वो लीवर की सेल को अफेक्ट करेगा, फिर आरबीसी को अफेक्ट करेगा, फिर जाके हिमोजोइन रिलीज होगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है ये, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब सिम्टम्स आने में जो टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे आज मच्छर काटा तो मुझे 7 दिन बाद मलेरिया होने वाला है, 7 दिन बाद सिम्टम्स आने वाले हैं, तो इसे कहते हैं, इस टाइम पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसमें क्या क्या सिम्टम मुझे देखने को मिलेंगे, मुझे फीवर होगा, थकान आएगी, ठंड लगेगी, उल्टी होगी, ठीक है, सर दुखेगा, डायरिया होगा, एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, कन्वल्जन हो सकता है, ब्लडी स्टूल आ सकते हैं, साथ ही साथ कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, सीजर आ सकते हैं उसको, और एट लास्ट उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिला तो। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है मलेरिया होता क्या है, मलेरिया कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम क्या है, मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे आपका क्विनोलिन हो गया, बाइक्वेनाइड एंड डाइहाइड्रोट्रायाजीन हो गया, और मिसलिनियस कंपाउंड हो गए। इनके अंदर आपको कई तरह की ड्रग्स दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरोक्विन हो गया, पेमाक्विन हो गया, जिसकी आपको सिंथेसिस भी अभी पढ़नी है। इटियोलॉजी हो गया, इटियोलॉजी का मतलब कोज हमने सारे देख ही लिए, लाइफ साइकिल हमने देख ही लिया। अगर हमें मलेरिया से बचना है तो देखो दो कंडीशन है, या तो आप मलेरिया होने ही मत दो, आप जो है मच्छर को आने ही मत दो, ये मच्छर है इसको आने ही मत दो। कैसे नहीं आने दोगे, आप ओडोमॉस लगा लो, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है ना, ओडोमॉस वगैरह सुना होगा, कभी ऐड आया था, वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ जाली वगैरह लगा लो जिससे मच्छर आपके कॉन्टेक्ट में ना आए, एक तो इस तरह से बच सकते हो। अब मान लीजिए मच्छर ने बाइट कर लिया, अब बाइट कर लिया तो फिर क्या करें, तो फिर आप लो टैबलेट, ड्रग्स वगैरह लो, एंटीबायोटिक्स ले सकते हो कुछ, जैसे आप अभी आगे क्लासिफिकेशन में एग्जांपल देखोगे तो आपको एंटीबायोटिक के भी दे रखे हैं। आप यहाँ पे क्लोरोक्विन भी ले सकते हैं, पेमाक्विन भी ले सकते हैं, दोनों एंटी मलेरियल होते हैं, बहुत अच्छे। तो दोनों कंडीशन है, काटने से पहले भी और काटने के बाद भी इलाज है। आप देख सकते हैं 500 मिलियन पीपल जो हैं अफेक्ट हैं इससे, अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं, और 1 से 2 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड ईयर में इसकी वजह से मरते हैं, इसकी वजह से मौत होती है मलेरिया की वजह से। अफ्रीका में तो काफ़ी कॉमन है, परेशान है अफ्रीका वाले, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं है, वहाँ पर इम्यूनिटी भी वीक है, जिसकी वजह से अफ्रीका में तो होता ही होता है।
और देखो यहाँ पर वो पॉइंट मेंशन भी करा है जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो क्या करें। तो यहाँ पर लिखा है द सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट यूजेस अ केमिकल कॉल्ड क्विनिन प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। कहाँ पे मिलता है क्विनिन आपको? सिंकोना ट्री की बार्क में से मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी मलेरियल होता है। तो क्विनिन एक बहुत अच्छा एंटी मलेरियल है, ये आपको मिलता है सिंकोना की बार्क से। ए फॉर्म ऑफ ड्रग chloroquine has proven very effective against anti-malarial, or we can say very effective as a anti-malarial agent, or we can say it is very effective in case of malaria। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया मलेरिया होता क्या है, मलेरिया से बचाव कैसे कर सकते हैं, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम क्या है, मलेरिया कैसे फैलता है, लाइफ साइकिल क्या है, सब कुछ क्लियर है। अब चलते हैं SAR पे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, SAR ऑफ क्विनिन सल्फेट। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी MCQ आ जाए और आपको कभी एंटी मलेरियल ड्रग का पूछे तो ज़्यादातर एंटी मलेरियल जो ड्रग होती है उनके पीछे आपको क्विनिन, क्विनिडीन ये सब सुनने को मिलेगा। और इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? फीमेल की वजह से। और फीमेल आपके जीवन में क्या है? क्वीन है ना। तो क्विनिडीन, क्विनिन ऐसे याद रख लो। तो एंटी मलेरियल का कभी भी एग्जांपल आ जाए और अगर आपको क्वीन से कुछ दिख रहा है लास्ट में तो टिक कर दो आंख बंद करके। ये एक शॉर्ट तरीका है क्योंकि सारी ड्रग्स तो आपको याद रहने वाली नहीं है। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्विनिन सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इट वॉज फर्स्ट एंटी मलेरियल एजेंट। अगर मैं बात करूँ क्विनिन सल्फेट की तो वो एंटी मलेरियल एजेंट है, फर्स्ट एंटी मलेरियल एजेंट है जो कि आपको आइसोलेट हुआ था सिंकोना बाग से। आपने कहाँ से आइसोलेट किया था इसको? सिंकोना की छाल से, सिंकोना की बाग से। तो ध्यान रखना क्विनिन सल्फेट वॉज द फर्स्ट एंटी मलेरियल एजेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द सिंकोना बार्क। आइए देखते हैं क्विनिन सल्फेट का SAR। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिखने में डरावनी लग रही है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सी बेंजीन बनानी है, बात खत्म। दूसरी भी आप बेंजीन बना दो। बेंजीन बनाने के बाद आपको याद आना चाहिए अरे यहाँ पर तो एक नाइट्रोजन लगाना है और यहाँ पर आप बॉन्ड लगा दो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कार्बन अटैच करना है और इस कार्बन से वापस इस तरह की रिंग आप बना दो। ठीक है, उसके बाद ये और ये इस तरह से, ये वाला कार्बन हटा देना, यहाँ पर नहीं है। इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बना देनी है। ये कार्बन की चेन है और आपकी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगी। दिखने में जितनी डरावनी है उतनी ही असल में सिंपल है। आपको बस याद रखना है बेंजीन बनाओ, बेंजीन बनाओ, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओ। मतलब ये बेंजीन तो हुई नहीं ना क्योंकि यहाँ पर एक हेट्रोएटम आ गया, पर हाँ इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो कार्बन है उसके साथ सेम स्ट्रक्चर अटैच करके अंदर इस तरह से कार्बन की काउंटिंग कर देनी है और यहाँ पर विनाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ईजी बन जाएगी, एक बार में बन जाएगी, दूसरी बार में तो तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्विनिन सल्फेट में हम क्या क्या चेंज करें जो ये और अच्छा एंटी मलेरियल एजेंट बन जाए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दे रखा है R ग्रुप। इस R ग्रुप की जगह अगर आप लगाएंगे OCH3 तो आपका बनेगा क्विनिन। आई रिपीट, इस R की जगह लगाओगे OCH3 तो क्या बनेगा? क्विनिन। और इस R की जगह लगाओगे हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? सिंकोनिडिन। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको कन्फिगरेशन देखने को मिलती है OH के लिए R कन्फिगरेशन और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए आपको देखने को मिलती है S कन्फिगरेशन। वहीं अगर दूसरी स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा उल्टा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका OH था उसके लिए R था ना, तो यहाँ पर देखो OH के लिए S होता है। तो जस्ट उल्टा कर देना और स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, बाकी पूरी सिमिलर है, बस यहाँ पे कन्फिगरेशन उल्टा है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर्स भी होती है जिसमें कन्फिगरेशन उल्टा होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस कंडीशन में R कन्फिगरेशन जब OH की होती है, हाइड्रोजन की जब S कन्फिगरेशन होती है, तो इस कंडीशन में जब आप R को OCH3 से रिप्लेस करोगे तो क्विनिन बनेगा, जब आप R को हाइड्रोजन से रिप्लेस करोगे तो सिंकोनिडिन बनेगा। पर जब कन्फिगरेशन उल्टी हो जाती है तो इस कंडीशन में जब आप R को OCH3 से रिप्लेस करते हैं तो बनेगा क्विनिडीन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बन रहा था क्विनिन, यहाँ पर बन रहा है क्विनिडीन। और वहीं अगर आप इस R को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बनेगा सिंकोनिन, यहाँ पर बन रहा था सिंकोनिडिन। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कन्फिगरेशन चेंज होने पे। आपने ग्रुप तो सेम लगाए, इधर भी OCH3 लगाया, हाइड्रोजन लगाया, इधर भी OCH3 लगाया, हाइड्रोजन लगाया, पर कन्फिगरेशन में चेंज आने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर OH की कन्फिगरेशन S है, तो कन्फिगरेशन में चेंज आने की वजह से यहाँ पर आपने चाहे ग्रुप सेम भी लगाया हो तो OCH3 लगाने पर यहाँ पर इस तरफ जहाँ पर OH की कन्फिगरेशन S है आपको मिलेगा क्विनिडीन और हाइड्रोजन लगाने पे आपको मिलेगा सिंकोनिन।
वहीं अगर मैं बात करूं जहां पर OH की कॉन्फ़िगरेशन R है तो वहां पर आपको मिलेगा OCH लगाने पे क्विनिन और हाइड्रोजन लगाने पे सिंकोनिडिन। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, ये वाली बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हमें देखना है इसका SAR, ये सारा SAR में ही लिखना है वैसे तो आपको। अब आप देख सकते हैं ये जो रिंग है आपकी, ये है आपकी क्विनोलिन रिंग, और क्विनोलिन रिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर द एंटी मलेरियल एक्टिविटी। इफ वी रिप्लेस, रिमूव, सब्सटीट्यूट और आप इसमें कुछ एडिशन भी करोगे तो भी दिक्कत है, तो ध्यान रखना क्विनोलिन रिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। इफ वी रिप्लेस, रिमूव, सब्सटीट्यूट दिस रिंग देन एक्टिविटी डिक्रीजेस, और वी कैन से एंटी मलेरियल एक्टिविटी डिक्रीजेस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, आप यहाँ पर R की जगह OCH3 लगा सकते हो, R की जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद आप ये बोलना कि जब आप OCH3 लगा रहे हो तो अच्छा कंपाउंड बन रहा है क्विनिन, पर अगर आप OCH3 की जगह क्लोरो लगाओगे तो और अच्छा एक्टिव कंपाउंड बनेगा। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये जो रिंग है यहाँ पर, ये जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन में यहाँ पर जनरली हाइड्रोजन रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरली हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। पर इस हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करोगे ट्राइफ्लोरोमिथाइल से, आई रिपीट, ट्राइफ्लोरोमिथाइल से, जब आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ेगी और इसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। तो ये आपका हो गया फिफ्थ पॉइंट SAR का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अटैच है सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस सेकेंडरी अल्कोहल इज वेरी इसेंशियल फॉर द रिंग एक्टिविटी, और वी कैन से एंटी मलेरियल एक्टिविटी इफ वी रिप्लेस, रिमूव, सब्सटीट्यूट, या फिर अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, एस्ट्रिफिकेशन कराया, तो फिर एक्टिविटी कम ही होगी। तो ध्यान रखना, ये जैसा है वैसा ही रहने दो, ना ऑक्सीडेशन, ना रिडक्शन, ना एस्ट्रिफिकेशन, ना रिप्लेसमेंट, ना सब्सटीट्यूशन, ना एडिशन, ना रिमूवल, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, बट इफ वी रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विथ हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, if we replace this hydrogen by halogen then activity of this ring is increases, and activity increase हुई मतलब एंटी मलेरियल एक्टिविटी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया, ये आपका 7th पॉइंट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपकी रिंग है जो कि इससे अटैच है, इस वाले कार्बन से ये जो रिंग अटैच है, इसको हम बोलेंगे क्विनक्लिडिन। ठीक है, ये जो रिंग है ये इतनी ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। अगर मैं इस पूरी रिंग को भी हटा दूं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पूरे रिंग को हटाकर अगर मैं यहाँ पर लगा दूं एल्काइल टर्शरी अमीन, आई रिपीट, अगर इस पूरी रिंग को हटाकर मैं यहाँ पर लगा दूं एल्काइल टर्शरी अमीन, तो इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बहुत अच्छा पोटेंट कंपाउंड मुझे मिलेगा, एंटी मलेरियल मुझे एक बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये रिंग यहाँ पर अटैच है तो इसके साथ विनाइल ग्रुप इज वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, क्योंकि ये रिंग है तो रिंग के साथ विनाइल ग्रुप होना ही चाहिए फॉर द एंटी मलेरियल एक्टिविटी। तो ये आपका 7th हो गया, ये आपका 8th हो गया, ये आपका 9th पॉइंट हो गया। फिर आप कन्फिगरेशन वाला लिख सकते हैं, वो आपका 10-11 पॉइंट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट आप बना सकते हैं, और एक पॉइंट से दो दो भी बना सकते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया, कहाँ पर क्या चेंजेस करना है। ठीक है, और ये सारा थ्योरी यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको केमिकल क्लासिफिकेशन दे रखा है एंटी मलेरियल ड्रग का, तो आपको सेम एज इट इज़ इसी तरह से क्लासिफिकेशन बताना है। अगर एंटी मलेरियल ड्रग आपको 10 मार्क्स में आता है, 7 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है, 15 मार्क्स में आता है, तो क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पैटर्न सेटअप होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग को यहाँ पर हमने क्लासीफाई किया है, केमिकल क्लासिफिकेशन है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन, ठीक है, बाइगोनाइड, कुछ हो गए आपके सल्फोनामाइड या फिर सल्फोन, अमीनो अल्कोहल, नेप्थोक्विनोन, एंटीबायोटिक्स, मैंने बोला था ना एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया। ठीक है, फिर डाई अमीनो पिरिमिडीन, क्विनोलिन, मेथनॉल, फिर आपका सिंकोना एल्केलॉइड, अभी हमने पढ़ा ना क्विनिन, क्विनिडीन, ये सब सिंकोना से हमें मिले थे ना, क्विनिन सल्फेट जो है सिंकोना की बाट से मिला था। तो ये सारा क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, एज इट इज़ बनाना है। और अगर आपको ड्रग के नाम याद नहीं होते, जैसे मान लीजिए 4-4, 5-5 ड्रग के नाम है, तो 2-2 तो याद रखो कम से कम हर क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के बाद आपको दे रखी है सिलेबस में क्लोरोक्विन की सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को बनाने के बाद हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्विन, कि ये क्लोरोक्विन हमारे मलेरिया को सही कैसे करती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है मलेरिया होता क्या है सब कुछ, फिर हमने देखा SAR
स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्विनिलीन सल्फेट, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, फिर हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन एंड पेमाक्विन। और ये जो क्लोरोक्विन पेमाक्विन है ये ड्रग्स हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि ये जो ड्रग्स है ये किस तरह से आपके मलेरिया को सही करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। तो देखो क्लोरोक्विन को बनाने के लिए आपके पास दो स्टेप है। सबसे पहली स्टेप जो होती है उसमें आपको बनाना होता है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। आई रिपीट, पहली स्टेप में क्या बनाना है, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। और दूसरी स्टेप जो होती है उसमें आपको इस 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन से क्लोरोक्विन बनाना होता है। पर पहली स्टेप में आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो चलिए पहली स्टेप करते हैं इस सिंथेसिस की, जहां पर हम बनाने वाले हैं 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप और एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2, तो ये एनिलीन हो गया। और ये आपके पास दिख रहा है मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप। जब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे डाई इथाइल, आप देख सकते हैं इथाइल इथाइल डाई इथाइल 2 ऑक्सो सक्सिनेट के साथ। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है मेटा क्लोरो एनिलीन, इसके साथ आपको लेना है डाई इथाइल 2 ऑक्सो सक्सिनेट। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद मैंने हाईलाइट करा हुआ है कि ये जो डबल बॉन्ड O है ये चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने के बाद ये जो आपका कार्बन वाला पार्ट है, ये जो आपका कार्बन वाला पार्ट है ये एज इट इज़ यहाँ पर अटैच हो चुका है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ गया, ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ गया, इसके साथ COO2H5 है, ये रहा COO2H5। ऊपर देखो, ऊपर आपको कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है, फिर इसके ऊपर आपको COO2H5 दिख रहा, ये COO2H5 दिख रहा। मतलब कुछ भी नहीं करा, सिर्फ हमने ये डबल बॉन्ड O को हटाया। और जैसे डबल बॉन्ड O को हटाया, जितनी भी स्ट्रक्चर थी ना, इसको एज इट इज यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी पहली स्टेप जहां पर आपने पानी निकाला है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये जो बना है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से निकालेंगे हम C2H5OH और इसका कराएंगे हम साइक्लाइजेशन। तो जब मैं इसका साइक्लाइजेशन करूँगा तो ध्यान से देखो, C2H5OH निकालना है तो यहाँ से ये निकाल देंगे। अब साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करना, इस तरह से एक साइकिल को कंप्लीट करना। तो ये जो यहाँ पर ओपन है ना, इसको मैं इस तरह से कंप्लीट करने वाला हूँ, ये पूरी रिंग बनाने वाला हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है साइक्लाइजेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइकिल मैंने चला दी, एक साइकिल मैंने बना दी। और यहाँ पर क्या चेंज आया वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ इसकी जगह ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना COO2H5, इसकी जगह आपको OH ऐड करना है, बस बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऐसे याद रखो, OH ऐड करना है, इस बड़े वाले ग्रुप को हटाकर यहाँ पर OH ग्रुप ऐड करके इसकी पूरी साइकिल बना देंगे और ये आपका अगला कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अब देखो जो ये कंपाउंड आपका बना है इसका आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंज है। बेंजीन का बेंजीन है, क्लोरीन का क्लोरीन है, कोई चेंज नहीं। और ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कार्बन पे OH है, यहाँ पर भी कार्बन पे OH है, कोई दिक्कत नहीं। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क सिर्फ इतना सा आ रहा है कि ये जो COO2H5 था इसकी जगह अब रह चुका है COOH, बस इतना सा फर्क आ रहा है। तो आपको जो फर्क है उसको नोटिस करना है और रिएक्शन कंटिन्यू रखना है। जैसे आपने देखा था सबसे पहले हमने इसको हटा दिया, फिर आपने देखा था कि इस बड़े ग्रुप को हटा के साइकिल पूरी करके OH लगा दिया, फिर आपने अभी देखा कि यहाँ पर सब कुछ सेम है, पूरी स्ट्रक्चर सेम है, बस COO2H5 की जगह COOH लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आपको CO2 निकालनी है। CO2 निकालने को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि यहाँ से ये CO2 निकलेगी। तो जब ये CO2 निकलेगी तो स्ट्रक्चर मिला लेते हैं एक बार। देखो ये बेंजीन ये क्लोरीन, ये बेंजीन ये क्लोरीन सेम है, ये आपका सेम है, यहाँ पर OH सेम है। बस हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपका CO2 था ये CO2 अब रिमूव हो चुका है और ये जो है जगह आपकी खाली हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की स्टेप, जहाँ पर CO2 का रिमूवल होता है। एट लास्ट आपको POCl3 के साथ रिएक्शन करानी है। तो जब आप POCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये OH हट जाएगा और इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा और वो क्लोरीन जो है इस OH की जगह अटैच हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो OH अटैच था उसको हटा दो, उसकी जगह क्लोरीन लगा दो, बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है।
तो इस तरह से सिर्फ आपको फर्क को पहचानना होता है कि अगले स्ट्रक्चर में फर्क क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी मैकेनिज्म तो करनी नहीं है। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी थी, हमने बहुत अच्छे से करी है सेकंड सेम में, फोर्थ सेम में, ठीक है। अब जहाँ पे नहीं करनी वहाँ पर हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो पहले में आपको ये डबल बॉन्ड O हटाना है, दूसरे में साइक्लाइजेशन करनी है, OH को अटैच करना है, तीसरे में आपको यहाँ पर COOC2H5 का COOH करना है, फोर्थ में आपको इस COOH को रिमूव करना है, फिफ्थ में आपको इस OH को हटा के Cl लगाना है, और फाइनली हमारी पहली स्टेप तैयार हो गई जहां पर हमने बना लिया 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। आई रिपीट, क्या बना लिया हमने? 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। तो जब हमारी सिंथेसिस के दो पड़ाव थे, पहला पड़ाव हमने पास कर लिया, हमने बना लिया 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। अब इस 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन से दूसरे पड़ाव में हम बनाने वाले हैं क्लोरोक्विन। जो हमें बनाना था हम वही बनाने वाले हैं। हमने ये रास्ता चुना था, इस रास्ते तक हम आ चुके हैं। अब ये जो हमारा बना है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे अगले कंपाउंड में जिसका नाम है आपका क्लोरोक्विन। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जो आपका 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन था, इसको मैंने ले लिया पिछले पेज से जहां पर मैंने इसको बनाया था, वहां से मैं इसको लेकर आ गया। अब इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है किसके साथ? 1 डाई इथाइल। 1 पे डाई इथाइल, ये देखो 1 पे क्या है? अमीनो ग्रुप है, तो 1 अमीनो डाई इथाइल। ये आपको दो इथाइल ग्रुप देख रहे हैं, मैथेथ मैथेथ, दो कार्बन है तो इथाइल, तो 1 डाई इथाइल अमीनो हो गया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 पे अमीनो ग्रुप है और ये डाई इथाइल है, तो 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो, 4 पे आप देख सकते हैं वापिस अमीनो है, 4 अमीनो। और ये कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। तो इसका नाम हो गया आपका 1 डाइइथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन के साथ, जिसको अभी हमने बनाया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है, फिर आपकी रिएक्शन खत्म। यहाँ पर आपको क्या करना है? इसकी रिएक्शन करवा देनी है, मतलब यहाँ से HCl निकालना है। आप ध्यान से देखिए, जब ये Cl यहाँ से चला जाएगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा NH2। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा बारात लेके कि भैया Cl तो भाग गया, हमें रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया और आपका बन गया क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन आपने दो स्टेप में बनाया। सबसे पहले आपने बनाया 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, और उसके बाद हमने इसी 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन का यूज़ करते हुए इसकी रिएक्शन हमने कराई 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन से। इन दोनों का हमने कंडेंसेशन करा दिया, तो उसके बाद हमारा बन गया क्लोरोक्विन। तो इस तरह से हमने क्लोरोक्विन का सिंथेसिस किया। अब देखते हैं क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ध्यान से सुनो और समझो। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। मैं उदास क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मलेरिया हो गया, मतलब मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया। चलो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, ये पता है क्या करता है? मेरे हीमोग्लोबिन को यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आता है और मेरे हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हीम पार्ट अलग हो जाता है और ग्लोब्यूलिन पार्ट अलग हो जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है? ग्लोब्यूलिन पार्ट को यूज़ करता है और अपनी ग्रोथ करता है। आई रिपीट, मेरे अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया और इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट ने मेरे हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया, हीम में और ग्लोब्यूलिन ने। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ग्लोब्यूलिन को यूज़ करके अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन को तो किसने यूज़ कर लिया? प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उसने ग्लोब्यूलिन को यूज़ कर लिया और अपनी ग्रोथ कर रहा है। पर वहाँ पर हीम भी तो बन रहा है, और ये हीम जो है ना, इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो मर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हीम तो बनते जा रहा है। क्योंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो सिर्फ ग्लोब्यूलिन का यूज कर रहा है, हीम तो बनते जा रहा है बनते जा रहा है। और अगर हीम इस पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है तो ये पैरासाइट तो मर जाना चाहिए। पर ये पैरासाइट काफी समझदार होता है। देखो जैसे ये पैरासाइट है, ये क्या यूज कर रहा है? ग्लोब्यूलिन को यूज कर रहा है, ठीक है, और अपनी ग्रोथ कर रहा है। पर ये हीम जो होता है ना, हीम, ये इसके लिए टॉक्सिक है। तो ये पता है क्या करता है? ये पैरासाइट एक एंजाइम रिलीज करता है। बताओ, पैरासाइट भी क्या रिलीज कर रहे हैं? एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। और ये एंजाइम क्या करता है? इस हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। अब बताओ, हीमोजोइन जो होता है ना, नॉन टॉक्सिक होता है,
तो मलेरिया इस तरह से बचता है। वरना हीम तो है ना, मलेरिया को रोक सकता है, पर हीम को कन्वर्ट कर देता है मलेरिया का पैरासाइट। तो समझ में आ गया। मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो ग्लोब्यूलिन का यूज करता है और हीम को कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हीम जो है उसके लिए टॉक्सिक है। ग्लोब्यूलिन को यूज करके तो वो ग्रोथ करता है, पर हीम उसके लिए टॉक्सिक है। तो ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है हीम पोलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। और ये जो हीमोजोइन होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है मलेरिया पैरासाइट के लिए, इसलिए वो पैरासाइट बच जाता है और हमारी बॉडी में सर्वाइव करता है। यहाँ पर देखो आपको एक्शन दे रखा है, जैसे ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है, ग्लोबिन तो यूज कर रहा है मलेरिया पैरासाइट, पर हीम हीम बच रहा है। अब ये हीम जो होता है पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है, तो पैरासाइट क्या करता है, हीम पोलीमरेज एंजाइम रिलीज करता है और इस हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में, और वो पैरासाइट सेफ हो जाता है। तो हम भी बड़े समझदार, हम क्या करेंगे, हम ऐसी दवाई देंगे जो इस एंजाइम को रोक दे। जब ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो ये हीम कन्वर्ट नहीं होगा हीमोजोइन में, और हीम जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हीम जो है बढ़ता जाएगा, और हीम जो है टॉक्सिक होता है मलेरिया के लिए, तो मलेरिया खत्म होता जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे आपकी हो गई क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन। ये जो ड्रग्स होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये हीम पोलीमरेज को इनहिबिट कर देती हैं। हीम पोलीमरेज जब इनहिबिट हो जाता है तो आपका हीम कन्वर्ट ही नहीं हो पाता हीमोजोइन में, और हीम बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इस तरह से रोकता है। इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं आपके क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन की आपको यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक दे रखी है कि क्लोरोक्विन जो होते हैं वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन शो करते हैं। तो क्लोरोक्विन का गुड ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। क्लोरोक्विन आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, लंग्स में, स्किन में, ल्यूकोसाइट में। इसका एक्यूमुलेशन होता है आपके रेटिना में। तो ज़्यादा अगर आप एंटी मलेरियल ड्रग लेते हैं, ज़्यादा अगर आप क्लोरोक्विन लेते हैं, तो आपका रेटिना डैमेज हो सकता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन हो सकता है। साथ ही साथ ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी भी ये कोज करता है, और अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज हो जाए तो ये रेटिना को पूरी तरह से डैमेज भी कर सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो बायोफार्मास्यूटिक्स के यूनिट 2 में पढ़ा था, अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो ये रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये है इसका एडीएमई। उसके बाद देखते हैं इसका एडीआर, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो देखो, अगर इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करूँ क्लोरोक्विन के, तो नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक पेन, अनइजीनेस, अनकंट्रोलेबल ईचिंग, हेडेक, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन, एबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी टेबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग भी एबॉर्शन करा सकता है, जैसे क्लोरोक्विन। साथ ही साथ अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपको विजन लॉस हो सकता है, सुनना भी बंद हो सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, फोटो एलर्जी, सनलाइट से एलर्जी हो सकती है। तो ये इसके हाई डोज का कारण हो गया। हाई डोज से क्या हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गए, फार्माकोकाइनेटिक हो गया आपके क्लोरोक्विन का। नेक्स्ट आपको दे रखा है पेमाक्विन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेमाक्विन काम कैसे करता है। तो जो पेमाक्विन ड्रग होती है, ये अपना एक्शन किस तरह से शो करती है, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, पढ़ी थी ना सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में, यूनिट नंबर 2 में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। तो ये जो पेमाक्विन होती है ना, ये मलेरिया पैरासाइट में जो ईटीसी चलती है उसको डिस्टर्ब कर देती है। अब ईटीसी डिस्टर्ब हो गई तो भैया इसके एटीपी वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये वैसे ही मर जाएगा। दूसरा, ये पेमाक्विन क्या करते हैं, इसके अंदर आरओएस बढ़ा देते हैं। आरओएस का मतलब होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। आरओएस बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो सेल है ना, ये खराब होने स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है इसका। ये बात ध्यान रखना, कहीं भी आरओएस बढ़ रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ रही है, तो सेल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पेमाक्विन दो तरह से काम करता है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्टर्ब कर देगा, दूसरा ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और सिलेबस में आपको इसकी सिंथेसिस भी दे रखी है। तो आइए देखते हैं पेमाक्विन बनता कैसे है। तो पेमाक्विन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 4-मेथॉक्सी 2-नाइट्रोबेंजामीन। देखो, 2 पे नाइट्रो, 4 पे मिथॉक्सी बेंजामीन। आई रिपीट, बेंजीन के साथ अमीन है, ये जो बेंजीन है इसके साथ अमीन है, तो बेंजामीन 2 पे नाइट्रो, 4 पे मिथॉक्सी,
4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजामीन की रिएक्शन आपको करानी है C6H5NO2 से। तो जब आप इस तरह की रिएक्शन कराओगे, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? C6H5NO2 के साथ। तो देखो ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस ये स्ट्रक्चर बना देनी है, तो आपका ये काम हो जाना है। तो सबसे पहले आपको लेना है 4 पे मिथॉक्सी, 2 पे नाइट्रोबेंजामीन, और बेंजामीन लेने के बाद उसकी रिएक्शन करा दो नाइट्रोबेंजीन से। तो आपको फाइनली इस तरह से ये साइकिल को कंप्लीट कर देना है, यहाँ पर बॉन्ड लगा देना है, दैट्स इट। ये आपका पहला कंपाउंड बनके तैयार हो गया। अब इसमें फर्दर आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये NO2 का रिडक्शन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा चेंज है कि NO2 का NH2 हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपकी सेकंड स्टेप भी हो गई, जहाँ पर आपको NO2 का NH2 करना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको इसकी रिएक्शन करानी है कार्बन CH2 का होल थ्राइस, नाइट्रोजन C2H5 का होल ट्वाइस, Br और CH3। ये पूरा रिएजेंट आपको याद रखना है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था NH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन इस Br के साथ भाग जाएगा। अब जब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई तो ये बेचारा अकेला रह गया, कार्बन का इतना बड़ा ग्रुप, और ये नाइट्रोजन वाला अकेला रह गया। ये भी अकेला, ये भी अकेला, और हमसे तनाई देखी नहीं जाती। इन दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यही आपका पेमाक्विन है। तो सबसे पहले 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजामीन, उसकी रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के NO2 का NH2 कराना, फिर यहाँ पर एक HBr निकालना है, बस बाकी पूरा ग्रुप अटैच करके पेमाक्विन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप पेमाक्विन को बना सकते हैं, और ये पेमाक्विन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं। सिलेबस में आपको दे रखा था एंटी मलेरियल पढ़ लिया, एटियोलॉजी पढ़ ली, मलेरिया पूरा पढ़ लिया, SAR पढ़ लिया, क्विनोलिन्स का, क्लोरोक्विन की सिंथेसिस पढ़ ली, पेमाक्विन की सिंथेसिस पढ़ ली, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया। अब देखो आपको सिलेबस में दे रखा है बाइग्वेनाइड और डाईहाइड्रोट्रायाजिन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप देख लो। इन सब की स्ट्रक्चर आपको नोट्स में मिलेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो ये काम कैसे करता है। जो बाइग्वेनाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव किसके खिलाफ होते हैं? मलेरिया के खिलाफ। आप सभी को पता है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, तो बाइग्वेनाइड्स जो होते हैं वो वेरी इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ मोस्टली जो बाइग्वेनाइड्स होते हैं वो प्रो ड्रग होते हैं। अब लास्ट लेक्चर हमारा प्रो ड्रग का ही था, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रो ड्रग इस तरह की ड्रग होती है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनएक्टिवेट होती है, बट लीवर में जाने के बाद एंजाइम की प्रेजेंस में वो ड्रग एक्टिवेट होती है और अपना एक्शन शो करती है। तो अगर ये प्रो ड्रग है तो प्रो ड्रग का तो फार्माकोकाइनेटिक भी अच्छा होता है, ADME अच्छा होता है, बायो अवेबिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो ये जो आपका प्रो ड्रग है ना, ये बहुत बेहतर होता है, जिसकी वजह से इसकी बायो अवेबिलिटी, इसका एब्जॉर्प्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मेटाबॉलिज्म, इसका एक्सक्रीशन, इसका एक्शन, सब कुछ अच्छा होता है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये प्रो ड्रग है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, मैंने आपको बोला ना प्रो ड्रग शुरू में इनएक्टिवेट होती है, तो प्रो ड्रग का एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोग्वानिल। ये प्रोग्वानिल आपकी बॉडी में जाने के बाद एंजाइम के कांटेक्ट में आएगी, जैसे साइटोक्रोम P450 जो कि आपके लीवर में होता है, और इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जो इनएक्टिवेट ड्रग थी प्रोग्वानिल, ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव कंपाउंड में, जिसको बोलते हैं साइक्लोग्वानिल। क्या बोलते हैं? साइक्लोग्वानिल। और ये जो साइक्लोग्वानिल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ही अच्छा है, इसका ADME बहुत ही अच्छा है, इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है, इसकी बायोअवेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है और अच्छे से अपना एक्शन शो करता है। एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग होता है। तो ये हो गया आपका एंटी मलेरियल पूरा लेक्चर, जहाँ पर हमने डिटेल स्टडी करी है। अगर आपको इनके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। और अगर आप एप्पल यूज़र हैं, अगर आप iOS यूज़र हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर में जाके माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। जैसे आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कोड पूछा जाएगा, आप यूज़ कीजिए MULNO, फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। और एंड्रॉयड यूज़र सीधा प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉयड और आईफोन के लिए। अब डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी MCQ सीरीज़ होती है, हमारी फ्री MCQ सीरीज़, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने से एक आपको टाइम का प्रेशर भी रहेगा, आगे आपको आइडिया भी लगेगा कि कितने MCQ को आपको कितना टाइम देना चाहिए, किस MCQ को आपको टाइम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। फिर आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी बूस्टअप होती रहेगी, क्योंकि हफ्ते में 1-2 MCQ सीरीज़ आती रहती है। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस आते हैं, डेली अपडेट्स आती है,
टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको एमसीक्यू, मीम्स, पोल्स, सारी डिटेल्स सब कुछ अपडेट आता रहता है। और इन सभी की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। जय श्री राम, हैव ए गुड डे, थैंक यू।